वीडियो को स्टार्ट करें, एक छोटा सा रिमाइंडर, जो लोग नए आए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे इस एफर्ट से तुम्हारे भाई को बहुत हेल्प मिलती है। चलो हम जान लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। हमने पिछले पार्ट में देखा था पिल ट्रेवलेशन को। जब जियान मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का फ्यूजन कंप्लीट कर लेता है तो उसका एग्जॉशन नेक्स्ट लेवल का हो गया था। ये देख के तांग जियान आगे आते हैं। वो जियान की जगह लेके पिल ट्रेवलेशन को फेस करना चाहते थे, लेकिन जियान के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका था। इस वजह से वो तांग जियान को रोक देता है। हालांकि तांग जियान खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि जियान आकर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो क्लियरली काफी वीक स्टेट में, पर फिर भी वो जियान के एहसान की वजह से कुछ भी नहीं बोलते। उन्होंने क्या तो जियान करता है डीमन पपेट का यूज, जिसे देख के यहाँ पे सभी लोग स्टन रह गए थे। उनकी नजरों में सरप्राइज तब और भी डांस होता है जब जियान का अर्थ डीमन पपेट पूरी पिल ट्रिब्यूलेशन को फेस कर लेता है। बेसिकली जो जियान की पहले पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, अब उनकी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर जब तक पिल लाइटिंग खत्म होती है जियान हो जाता है बेहोश। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो मिलता है टियान जुंजे से, क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने का मैटर बहुत जरूरी था। इस वजह से जियान उसके इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसकी 3 रिक्वायरमेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल की, लेकिन वो टियर 7 की पीक ग्रेड की पिल है। अब जियान ऐसी मेडिसिन पिल को तो रिफाइन नहीं कर सकता, जिस वजह से जियान को ढूंढना पड़ता है एक अल्टरनेटिव। इस पिल का नाम था यिन यांग लाइफ सोल पिल। इस एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। इस पिल फार्मूले को दोबारा स्टोर करने के बाद जियान रूम खोल के बाहर आता है। उसकी आंखें चारों तरफ देखती हैं। रूम के आउटसाइड एक गार्डन था जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। थोड़ी सी हवा चलने पे उन फूलों की महक पूरे गार्डन में फैल जाती थी। यहाँ पर रहने वाला इंसान काफी रिलैक्स फील करेगा। जब जियान की आंखें चारों तरफ डोल रही होती हैं तभी उसके कानों में एक लवली सी आवाज आती है। वो कहती है क्या तुम ठीक हो? जब जियान इस आवाज को फॉलो करता है तो उससे दिखाई दी थी वो रेड क्लोथ लेडी। इसकी बॉडी काफी टॉल और अट्रैक्टिव होती है। ऑफ कोर्स जियान ने इस लड़की को पहले देखा था। वो जानता था कि ये बर्निंग फ्लेम वैली में हाई पोजीशन को पोजेस करती है। इमीडिएटली वो स्माइल करके नोट करता है। वो टॉल लेडी खड़ी होती है, जिसके बाद वो अपने जलवे बिखेरते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। वो जियान की तरफ एक ब्राइट स्माइल के साथ बोलती है, मेरा नाम टैंग हुआर है। हमारी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी जियान और ये टैंग हुआर काफी पास में खड़े हुए थे, तो हुआर की बॉडी से रिलीज होने वाली जो फेंट फ्रेग्रेंस थी वो जियान स्मेल कर पा रहा था। जब अपनी आंखें ऊपर करके उस चेहरे को देखता है तो उसे टैंग हुआर के चेहरे पे थोड़ी सी रेडनेस दिखाई देती है। जियान की लाइफ में भी शुरुआत से ही ब्यूटीज की कमी नहीं रही। भले टैंग हुआर का काइलिन जैसा कातिलाना चेहरा ना हो, लेकिन इसका अल्लाह अलग ही था। ये ग्रेसफुल के साथ साथ एकदम वैलिएंट भी थी, जिसे हम एक अल्टरनेटिव चार्म के रूप में भी देख सकते हैं। जियान टैंग हुआर को ऑब्जर्व करके स्माइल करता है। वो अपने हाथों को कप करके बोलता है, मिस टैंग आपसे मिलकर खुशी हुई। जब जियान उसे इस तरीके से फॉर्मली एड्रेस करता है तो ये देख के वो टैंग हुआर अपने हाथों को वेव करती है। वो कहती है तुम्हें मुझसे मिस टैंग बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो तुम मुझे हुआर बोल सकते हो। मैं तुम्हें अपने सेवियर के रूप में देखती हूँ। इस वजह से हमारे बीच में इतनी दूरियां सही नहीं है। ये टैंग हुआर जो कि उस फैंग चिंगर जैसी हॉटनेस पोजेस नहीं करती थी, इसे देख के जियान का इंप्रेशन काफी सही था। वो तुरंत स्माइल के साथ नोट करता है। जियान को पहले पता था कि टैंग जियान इसी लड़की के लिए उस फायर बोधिसत्व पिल को रिफाइन करवा रहे हैं, लेकिन जियान को उस मेडिसिन पिल के बारे में ज्यादा पूछने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये आफ्टर ऑल किसी और का प्राइवेट अफेयर है। टैंग हुआर जियान को ऑब्जर्व करती है, जिसके बाद उसकी हंसी से भरी आवाज आती है। वो कहती है तुम अनकॉन्शियस हुए 5 दिन हो चुके हैं। फादर ने कहा था जब तुम उठ जाओ तो तुम्हें उनके पास तुरंत लाया जाए। आई थिंक तुम भी अब उनसे मिलना चाहते होगे, है ना? जियान स्माइल करके कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस मैटर को लेकर मिस हुआर को परेशान करूंगा। टैंग हुआर आगे जाने के लिए मुड़ी थी, तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। वो फटाक से क्यूरियस तरीके से जियान से पूछती है, जब तक हम फादर के पास चल रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक में तुम इतने क्यों इंटरेस्टेड हो? ये सुन के जियान थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया था। वो थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद बोलता है, मैं बस ये कह सकता हूँ कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरे लिए बहुत सूटेबल है। जियान के रिप्लाई को सुन के टैंग हुआर थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी। वो अपनी आईब्राउज को रेस करके बोलती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन मेरे फादर ने बोला अगर कोई स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके लिए एक हाई लेवल का टैलेंट चाहिए। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन थोड़ा डल हो गया था, खासकर जब वो देखता है टैंग हुआर की वो फायरी हॉट आके। जियान अंदर ही अंदर हेल्पलेस फील कर रहा था। ये वुमन कई लड़कों से भी ज्यादा कम्पिटिटिव है। जियान के इस एम्बेरस चेहरे को देख के टैंग हुआर अपने मुंह को ढक के हंसने लगती है। फटाक से वो मुड़ के आगे जाने लगी थी। चलते चलते वो जियान से बात करती है, अब भले चाहे मैं कुछ भी सोचती हूँ, बट क्योंकि फादर ने तुम्हें एक बार प्रॉमिस कर दिया है तो मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हें रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को ऑब्टेन करना आसान बात नहीं है। भले फादर ने तुम्हें एक चांस दे दिया हो, लेकिन बिना रियल एबिलिटीज के तुम स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को ऑब्टेन नहीं कर सकते। जियान इस बात को एक्नॉलेज करता है। बर्निंग फ्लेम वैली स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को काफी अच्छे से गार्ड करता था। आखिर ये उनकी टॉप सीक्रेट स्किल है, तो फिर इसे ऑब्टेन करने के लिए उसे डिफिकल्टीज का सामना तो करना ही होगा। फिर भी चाहे कुछ हो, जियान ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है तो वो आगे भी गिव अप नहीं करेगा। जियान लगातार टैंग हुआर को फॉलो करते हुए कोर्टयार्ड से बाहर आ चुका था। इन बीच में कई बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स मिलते हैं, लेकिन जैसे ही डिसाइपल्स टैंग हुआर को देखते हैं ये लोग फटाक से बाव करके ग्रीटिंग्स देते हैं। उसका बर्निंग फ्लेम वैली में स्पेशल स्टेटस ही नहीं है, बल्कि टैंग हुआर का टैलेंट भी इतना आउटस्टैंडिंग है कि डिसाइपल्स के दिल में उसकी डीप एडमिरेशन है। जियान जो कि टैंग हुआर के साइड में चल रहा होता है, वो भी कई
कई लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। अब बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स इस यंग एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर को अच्छे से जानते थे, क्योंकि जिस बिल को उनके वैली चीफ रिफाइन करना चाहते थे, उसके सक्सेसफुल रिफाइनमेंट में सबसे बड़ा योगदान जियान का था। जब इन 5 दिनों में जियान अनकॉन्शियस था, पूरी बर्निंग फ्लेम वैली में उसी की बातें हो रही थी। जियान टैंक हुअर को लगातार 10 मिनट तक फॉलो करता रहता है। जब एक बड़े से लार्ज हॉल के सामने पहुंच जाते हैं, तभी फाइनली इनके पैर रुकते हैं। उस बड़े से हॉल के बाहर खड़े होकर टैंक हुअर एक्सप्लेन करते हुए बताती है, ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हमारे बर्निंग फ्लेम वैली की टॉप सीक्रेट टेक्निक है। वैली के रूल्स के मुताबिक इसे आउटसाइडर को नहीं सिखाया जा सकता। भले फादर वैली के चीफ है, लेकिन वो इस डिसीजन को अकेले नहीं ले सकते। आफ्टर ऑल बर्निंग फ्लेम वैली में एल्डर काउंसिल भी अपनी पावर रखता है। उन बुड्ढों से डील करना इतना आसान नहीं है। ये सुन के जियान नोट करता है। लगता है फिर से उसे परेशानियों को फेस करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले जियान कुछ और भी सोच पाता, टैंक हुअर और भी ऐड करके बोलती है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि फादर ने तुम्हें प्रॉमिस किया है वो तुम्हारी सिफारिश जरूर करेंगे। आखिर वो वैली चीफ है। वो एल्डर काउंसिल भी उनके शब्दों को इतनी आसानी से नकार नहीं सकता। जियान नोट करते हुए बोलता है, वैली चीफ की पोजीशन और स्टेटस को देखते हुए वो नेचुरली मेरे जैसे छोटे लड़के को डिसीव नहीं करेंगे। जियान की आवाज सुनकर टैंक हुअर तो अपनी आंखें रोल करती है। वो कहती है, कोई अनजान सा छोटा लड़का टीयर 7 की मेडिसिन पिल को रिफाइन नहीं कर सकता। जिसके बाद वो एक नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ जियान की तरफ अपने हाथों को वेव करती है। ये करने के बाद वो चली गई थी उस लार्ज हॉल की तरफ। जियान भी चुपचाप उसे फॉलो करता रहता है। फाइनली टैंक हुअर के पीछे जाते जाते वो उस लार्ज हॉल में एंटर हो गया था। अब इस बड़े से हॉल के अंदर का माहौल काफी प्रेशराइजिंग था। इस हॉल के चारों तरफ कई बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स होते हैं। अब ये लोग अपने वेपन्स को लेकर एकदम तैयार थे, जिससे यहाँ का माहौल और भी सोलम हो जाता है। एंटर करने के बाद जियान की आंखें एक बार चक्कर मारती हैं। टैंक जैन जो कि काफी खुश लग रहे थे, ऑफकोर्स वो लीडर सीट पे बैठे हुए होते हैं, लेकिन उनके दोनों तरफ होते हैं 2 व्हाइट हेयर ओल्ड मैन, जिन्होंने लाल रंग की रोब्स को पहन रखा था। इन दोनों के चेहरे एकदम इंडिफरेंट होते हैं, और भले ही अपनी ऑरे को रिलीज ना कर रहे हो, लेकिन जियान दूर से इनसे प्रेशर फील करता है। स्पेशली जियान को जिस चीज ने सबसे ज्यादा शॉक किया था, वो इन बुड्ढों की बॉडी से निकलने वाली हल्की बीकी थी। भले वो टैंक जैन जैसी भयानक फीलिंग ना दे रहे हो, लेकिन वो कुछ ज्यादा वीक भी नहीं थे। इन दोनों बुड्ढों से नीचे पोजीशन में बैठे हुए होते हैं 10 और बुड्ढे। ये सभी एल्डर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। एल्डर काइहो जो कि जियान को लेकर यहाँ पे आए थे, वो भी इनमें से एक थे। क्लियरली बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स होते हैं। भले सभी की नजरें जियान के ऊपर हो और इस हॉल का एटमॉस्फेयर इतना प्रेशराइजिंग हो, लेकिन जियान के चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आता। वो फटक से एक कदम आगे बढ़ के टैंक जैन की तरफ अपने दोनों हाथ कप करता है। जियान कहता है, वैली चीफ टैंक ग्रीटिंग्स। टैंक जैन की आंखें जियान की बॉडी को देखती हैं। वो एक स्माइल के साथ पूछते हैं, यंग फ्रेंड यानशा, तुम्हारी रिकवरी कैसी हो रही है? जियान स्माइल करके बोलता है, वैली चीफ टैंक, आपका पूछने के लिए धन्यवाद, मैं अभी सही हूँ। तब एक इंडिफरेंट ओल्ड वॉइस जियान के कानों में जाती है। वो कहता है, तुम वही यानशा हो जो मेरे बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की डिमांड कर रहा है। जब जियान इस वॉइस को फॉलो करता है, तो उसे दिखाई देता है वही व्हाइट हेयर ओल्ड मैन जो कि टैंक जैन की साइड वाली सीट बैठा हुआ होता है। इस ओल्ड मैन के क्वेश्चन को सुनकर जियान नोड करता है। वो बुड्ढा कहता है, मैं बर्निंग फ्लेम वैली का तीसरा एल्डर हूँ, यानी कि 3rd एल्डर। इस बार तुमने फायर बॉडी सत्ता पिल को रिफाइन करके वैली चीफ की हेल्प करी है। मैं बर्निंग फ्लेम वैली को रिप्रेजेंट करते हुए तुम्हें यहाँ पे थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन वो फटाक से आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक है, तो उसके मुताबिक ये किसी आउटसाइडर को नहीं दी जा सकती। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी और कोई कंडीशन है? ये सुन के जियान अपने मन ही मन में हंसने लगा था। वो कहता है, एज एक्सपेक्टेड। वो पहले से जानता था कि ये बात इतनी स्मूथ कैसे हो सकती है। टैंक जैन जो कि लीडर सीट पे बैठे हुए थे, ये सुन के उनके एक्सप्रेशन सिंक हो जाते हैं। वो कहते हैं, 3rd एल्डर, मैंने यंग फ्रेंड यानशा को ऑलरेडी प्रॉमिस किया है। क्या आप मुझे अपने वर्ड्स को दोबारा निकलने के लिए बोल रहे हो? टैंक जैन के इन शब्दों को सुन के वो 3rd एल्डर थोड़ा डल हो गया था। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है, ऑल्दो वैली चीफ आपने उसे प्रॉमिस किया है, लेकिन वैली के रूल्स के हिसाब से टैंक जैन बोलते हैं ये रूल्स डेड है और हम जिंदा हैं, और अभी वैली का चीफ मैं ही हूँ। अब मुझसे ये मत कहना कि मेरी अथॉरिटी इतनी भी नहीं है। तभी दूसरी साइड का एल्डर जिसने अभी तक नहीं बोला था, वो भी अपना मुंह खोलता है। वो कहता है, वैली चीफ आप प्लीज गुस्सा मत हो, 3rd एल्डर तो बस वैली के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज कोई ऑर्डिनरी टेक्निक नहीं है। अगर 1st एल्डर यहाँ पे होते तो वो भी इसे आउटसाइडर को देने से पहले कई बार सोचते। जिसके बाद उसका ध्यान जाता है जियान पे। वो कंटिन्यू करके आगे बोलता है, और तो और ये यंग फ्रेंड जिसका नाम यानशा हो, इसने अपने ट्रू फेस को नहीं दिखाया है। क्या वैली चीफ आप स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक ऐसे इंसान को देना चाहते हो जिसके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता? इन शब्दों को सुनकर टैंक जैन भी स्टार्टल्ड हो गए थे। उनके आईब्रोज नेट हो जाती हैं। वो नेचुरली जानते थे कि जियान पर्पसफुली अपने अपीयरेंस को हाइड कर रहा है। वो जियान को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। ये सुन के जियान स्माइल करता है। वो कहता है, 2nd एल्डर, आप मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। अगर मैं सेंट्रल रीजन में घूमना चाहता हूँ तो मेरे पास प्रोटेक्शन की 2nd लेयर भी होनी जरूरी है, जिस वजह से मुझे अपनी अपीयरेंस छुपानी पड़ी। क्योंकि 2nd एल्डर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। ये कहने के बाद ही जियान ने उस स्किन को अपने चेहरे से हटा दिया था, जिससे रिवील होती है उसकी ट्रू अपीयरेंस। यहाँ पे मौजूद जिसमें टैंक जैन भी शामिल थे, वो जियान के इस यंग चेहरे को देख के और भी स्टार्टल हो जाते हैं, जो कि पिछले अपीयरेंस से भी काफी यंग लग रहा था। वो 2nd एल्डर जियान को देखता है, तुरंत ही उसकी आंखें नैरो हो गई थी। एक मोमेंट के बाद वो कहता है, कोइंसिडेंटली इस बार मेरा सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्दर्न रीजन में जाना हुआ। इन शब्दों को सुनकर जियान की भौहें भी सिकुड़ गई थी। वो जियान के एक्सप्रेशन को इग्नोर करके कंटिन्यू करता है, अभी नॉर्दर्न रीजन में जो सबसे बड़ा कमोशन क्रिएट हुआ था वो विंग लाइटिंग पवेलियन और एक अननोन यंग मैन की वजह से था। और तो
और ये यंग लड़का अकेला विंड लाइटिंग माउंटेन में घुस के इसने विंड लाइटिंग पवेलियन की फैंग चिंगर को भी हरा दिया, जिसके बाद ये जाने में भी सक्सेसफुल रहा। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है टैंक होवर की तरफ। इस बात को सुन के उसकी आंखें फ्लिकर होने लगी थी। उसके कानों में ये बात पहले पहुंच चुकी थी। वो सेकंड एल्डर हंस के बोलता है, उस लड़के का नाम था जियान। इमीडिएटली वो जियान की तरफ देख के बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जियान और यानशाओ एक ही है। क्यों? जब इस रेड रोड ओल्ड मैन के शब्द सभी सुनते हैं तो इन सभी के चेहरों पे स्टन्ड एक्सप्रेशन आ चुके थे। अब जब उनकी नजरें दोबारा से जियान पे जाती है तो उनमें सरप्राइज एक्सप्रेशन रिवील हो रहे थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का जिसकी पिल रिफाइनिंग एबिलिटीज इतनी टेरिफाइंग है, उसके पास दूसरी भी ऐसी स्किल्स होंगी। भले विंड लाइटिंग पवेलियन बर्निंग फ्लेम वैली जैसे फैक्शन से कंपेयर ना किया जा सके, लेकिन वो सेंट्रल प्लेन्स में अपना एक सिग्निफिकेंट वेट रखता था। लेकिन जियान की विंड लाइटिंग पवेलियन से दुश्मनी के बाद भी वो वहाँ से पीसफुली जा पाया। इस बात को जान के कोई बता देगा कि ये लड़का सिंपल नहीं है। टैंक होवर की प्रिटी आंखें जियान को लगातार देखती हैं। अब उसके हाथ में जो फाइट की खुजली मच रही थी वो भी और इंटेंस हो गई थी। उसे इससे पहले कोई ऐसा अपोनेंट नहीं मिला था जो उसकी सिमिलर एज में उसकी बराबरी कर सके। खैर इन सभी के एक्सप्रेशंस को देख के जियान का चेहरा बिल्कुल चेंज नहीं होता। उस रेड रोड ओल्ड मैन की तरफ देख के बोलता है, हाँ ये बात सही है कि मैं जियान हूँ, लेकिन उसका इससे क्या लेने देना है। मैंने तो बस अपना नाम ही चेंज किया था। वो रेड रोड ओल्ड मैन जो कि बर्निंग फ्लेम वैली का सेकंड एल्डर भी था, जियान के शब्दों को सुन के स्माइल करता है। वो कहता है, तुम्हारी विंड लाइटिंग पवेलियन से दुश्मनी हुई थी क्योंकि तुम विंड लाइटिंग पवेलियन की 3000 लाइटिंग मोमेंट को पोजेस करते हो। इसी की वजह से वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। तुम विंड लाइटिंग पवेलियन के डिसाइपल नहीं हो। आखिर तुमने 3000 लाइटिंग मोमेंट कहाँ से ऑब्टेन करी? और तो तुम मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को भी ऑब्टेन करना चाहते हो। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम सभी फैक्शंस की सीक्रेट टेक्निक्स में इंटरेस्टेड हो। जियान एक काम एक्सप्रेशन के साथ रिप्लाई करता है, उस 3000 लाइटिंग मूवमेंट को मैंने बाई चांस ऑब्टेन कर लिया था। आई थिंक सेकंड एल्डर को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ना। और जहाँ तक बात रही स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की, मैं खुद हेवली फ्लेम को पोजेस करता हूँ, जिस वजह से मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की ट्रू स्ट्रेंथ को अनलीश कर पाऊंगा। मेरा बर्निंग फ्लेम वैली आने का यही रीजन है। और मुझे क्या दूसरों की सीक्रेट टेक्निक्स में इंटरेस्ट है, आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जियान के शब्द एकदम ब्लंट थे, जिस वजह से उस सेकंड एल्डर के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जियान के इस तरीके से बात करने के ढंग को देख के वो थर्ड एल्डर वूचन अपनी आईब्रोज को नेट कर देता है। वो जियान को रिप्रिमेंड करते हुए बोलता है, जियान ये विंड लाइटिंग पवेलियन नहीं है, तुम यहाँ पे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अब खैर जियान को इन दोनों बुड्ढों से बात करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। उसकी आंखें देखती है टैंजियन को जो कि लीडर सीट पे बैठे हुए थे। जियान अपने हाथों को कव करके बोलता है, वेल चीफ टैंक में बर्निंग फ्लेम वैली स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को ऑब्टेन करने के लिए आया हूँ। अब इस मैटर को कैसे रिजॉल्व करना है इसके बारे में आपको ही कुछ करना होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ऐसी टेक्निक है जो आउटसाइडर को पास नहीं करी जा सकती, तो आप इस बात को नॉर्मली बता सकते हो। मैं जियान यहाँ से तुरंत ही चला जाऊंगा, मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूंगा। टैंक जियान अपने हाथों को वेव करके कहते हैं, अगर मैंने इन शब्दों को तुमसे बोला तो मेरे सर पर ट्रस्टवर्दी होने की टोपी लग जाएगी। रिलैक्स, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है मैं अपने शब्दों को वापस नहीं निकलूंगा। ये कहते कहते उनके एक्सप्रेशन ग्रेजुअली कोल्ड हो जाते हैं। वो उन दोनों एल्डर्स को देख के एक इंडिफरेंट आवाज में कहते हैं, मैंने इस मैटर को लेके ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। आपको जियान के लिए और डिफिकल्टी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। मुझे वैली के रूल्स के बारे में भी पता है। इस वजह से मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को जियान को दे दूंगा। टैंक जियान एक स्टर्न आवाज में बोलते हैं, जैसा कि हमारे वैली के रूल्स कहते हैं, कोई भी कोर डिसाइपल जो कि टेस्ट को पास कर लेता है वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को ऑब्टेन कर सकता है। तो अगर जियान इस टेस्ट को पास कर पाता है, आई थिंक किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो भी इस ऑर्डर को नहीं मानेगा उसे वैली के रूल्स के हिसाब से पनिश किया जाएगा। टैंक जियान के इन शब्दों को सुन के वो सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। उनके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। थोड़ी और देर तक हेजिटेट करने के बाद सेकंड एल्डर अपनी दांती विस के बोलते हैं, कोर डिसाइपल का कैसे टेस्ट होता है इस मैटर को हमेशा से एल्डर काउंसिल डिसाइड करता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस टेस्ट का टॉपिक कैसे एल्डर काउंसिल ही डिसाइड करेगा? लगता है ये बुड्ढा बिल्कुल नहीं चाहता कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज जियान के हाथों में लगे, जो कि एक आउटसाइडर है। इस वजह से वो लगातार जियान के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा था। टैंक जियान का एक्सप्रेशन और भी डिम हो जाता है। वो कहते हैं, अगर सेकंड एल्डर आपकी यही इंटेंशन है तो आप प्लीज टॉपिक को बता दीजिए। जब वो बुड्ढा देखता है कि टैंक जियान इतनी ज्यादा जिद नहीं कर रहे तो अंदर से थोड़ा रिलीफ फील करता है। वो अपने मुंह को खोल के बोलता है, इस मैटर की बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, इसे कैजुअली डिसाइड नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो टेस्ट होगा उसका टेस्टर मैं खुद होऊंगा। अगर जियान मेरे 10 अटैक्स को झेल लेता है तो फिर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का मैटर चीफ डिसाइड करेंगे। इन शब्दों को सुन के सभी एकदम साइलेंट मोड पे चले गए थे। इस बुड्ढे की बातें सुन के सभी लोग हेल्पलेस फील कर रहे थे। ये सभी सेकंड एल्डर की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये था दोजों क्लास के पीक पे। ये वही फाइटिंग लेवल है जहाँ से जैसे एक कदम आगे बढ़ा जाएगा वो कदम पहुंचेगा दोजों क्लास में। अगर ये पर्सनली टेस्टर बन जाता है तो फिर यहाँ पे जियान को बुली किया जा रहा है। इस बात को सुन के टैंक होवर के चेहरे पे भी फ्यूरी फ्लैश होती है। ये बुड्ढा दूसरों के लिए मुसीबतें जानबूझ के खड़ी कर रहा है। दोजों क्लास का पीक वो लेवल होता है जिसके 10 अटैक का सामना वो भी खुद नहीं कर सकती। टैंक जियान हल्के से हंस के बोलते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि सेकंड एल्डर आप ऐसी बात करोगे। उनकी आवाज में एक हल्की सी मौकरी थी। इस चीज को फील करके सेकंड एल्डर का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अननेचुरल हो जाता है। उसने इस तरीके की बात इसलिए करी थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज किसी आउटसाइडर के हाथों में जाए। अब क्योंकि सेकंड एल्डर के मुंह से शब्द निकल चुके थे तो फिर इन्हें वापस लेना डिफिकल्ट
डिफिकल्ट था। तभी बीच में आता है वो वूचेन। वो कहता है अगर वैली चीफ आपको ऐसा लगता है कि सेकंड एल्डर की स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए सूटेबल नहीं है तो फिर इस मैटर को आप मुझे संभालने दो। फिर उम्र के हिसाब से जियान ने विंड लाइटनिंग पवेलियन के एक एल्डर को भी मार दिया था। आई थिंक जियान के पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स होंगे। मेरे ख्याल से जियान मेरे 10 अटैक्स को तो झेल ही सकता है। क्यों? जियान की आंखें जाती इस वूचेन पे। सेकंड एल्डर से इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी वीक थी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ उस नॉर्दर्न विंड लाइटनिंग पवेलियन की चीफ फेटियन से कंपेरेबल थी। इससे डील करना थोड़ा सा ट्रबलसम तो हो सकता है। ये सुन के टैंग जियान थोड़े हेजिटेट करने लगते हैं। इमीडिएटली वो सजेस्ट करके बोलते हैं आप दोनों के और जियान के बीच के स्टेटस में बहुत बड़ा गैप है। आपके लिए यहाँ पे एक्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। आई थिंक इस काम को होवर अच्छे से कर सकती है। अगर जियान होवर को डिफीट कर पाता है तो उसे पास कंसिडर किया जाएगा। जब टैंग जियान के ये शब्द होवर के कानों में जाते हैं तो उसके एब्रोज तुरंत ही लिफ्ट हो गई थी। तभी वो सेकंड एल्डर दोबारा अपना सिर हिलाने लगता है। वो कहता है आपका कहना सही है, टैंक होवर एक अच्छी चॉइस है, लेकिन जियान ने होवर के लिए अभी फायर बॉडी से तो बिल्कुल रिफाइन किया है। और तो और क्योंकि वो एक लेडी है तो वो डेफिनेटली दया दिखाएगी। इस वजह से वो भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। आई थिंक थर्ड एल्डर का सजेशन सही है। उनके लिए एक्ट करना काफी फेयर है। जब तक जियान उनके 10 एक्सचेंजेस को एंजॉय कर पाता है उसे सक्सेसफुल कंसिडर किया जाएगा। टैंक होवर के चेहरे पे जो एक्साइटमेंट फ्लैश हुआ था वो इन शब्दों को सुनकर तुरंत ही स्टेप हो जाता है। उसकी फ्यूरियस नजर चल जाती है सेकंड एल्डर की तरफ। अभी उसकी अपीयरेंस ऐसी लग रही होती है जैसे वो इस बुड्ढे का कीमा बना देगी। जब टैंक जियान ये देखते हैं कि सेकंड एल्डर उनके सजेशन से एग्री नहीं कर रहे तो उनका एक्सप्रेशन और भी सिंक हो जाता है। अब उनका दिल काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। ये दोनों पेडेंटिक ओल्ड फेलोस बिल्कुल सही बात सुनना ही नहीं चाहते। जियान जो कि काफी टाइम से हॉल में साइलेंट खड़ा हुआ था, जैसे ही टैंक जियान दोबारा सेकंड एल्डर को डांट लगाने वाले थे वो अपना मुंह खोलता है। वो कहते हैं वैली चीफ टैंक, अगर सेकंड एल्डर चाहते हैं कि थर्ड एल्डर एग्जामिनर रहे तो चलो हम उन्हीं की बात मान लेते हैं। ये सुन के टैंक जियान, टैंक होवर और बाकी के सभी लोग स्टार्टर्ड हो जाते हैं। टैंक जियान अपनी आईब्रोज नेट कर लेते हैं। वो कहते हैं जियान, एल्डर वूचेन एक जेन्युइन 8 स्टार दोजोंग है। ये उस नॉर्दर्न विंड लाइटनिंग पवेलियन के फेटियन से भी स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम सच में उन्हें टेस्टर बनवाना चाहते हो? ये बात उन्होंने जियान को घूरते हुए काफी डीप आवाज में कही थी। उनकी टोन में एक रिमाइंडर छिपा हुआ था। ये सुन के जियान नोट करता है। उसकी आंखें जाती है थर्ड एल्डर की तरफ जो कि खुद स्टार्टर्ड फील कर रहा था। जियान अच्छे से जानता था कि अगर इन दोनों बुड्ढों की बात नहीं मानी तो फिर बर्निंग फ्लेम वैली से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को ले जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर वो इन्हीं के रास्तों में चलेगा। भले इस वूचेन की स्ट्रेंथ उस फेटियन से थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जियान अभी दोजोंग बन चुका है। जब फेटियन ने जियान का पीछा किया था तब से अब के जियान की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ चुकी है। भले नॉर्मल लोगों को ये चीज काफी अनबिलीवेबल लग रही हो, लेकिन वो सेम केस जियान के लिए नहीं अप्लाई होता था। और तो और कहीं जियान की सनक गई तो फिर वो भी इस बुड्ढे की बैंड हो जाएगा। जियान को नोट करते हुए देख टैंक जियान का एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो जाता है। उनकी नजर जाती है दोनों एल्डर्स की तरफ जो भी काफी अच्छा फील कर रहे थे। वो भी नोट करके कहते हैं क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया है तो मेरे पास भी कोई दूसरा मेथड नहीं बचा। तुम्हारे पास बस एक ही चांस है। अगर तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हो तो शायद स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज तुमसे एफिनिटी नहीं रखती। इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास अपने खुद के प्लान्स होंगे। ये सुन के जियान मुस्कान की चमकान के साथ नोट करता है। वो कोई रेकलेस इंसान नहीं था। अगर उसने हाँ बोला है तो उसके पास अपना कॉन्फिडेंस है। भले एक 8 स्टार दोजोंग स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जियान भी कोई सिंपल इंसान नहीं था। अब जियान छाती ठोक के ये तो नहीं बोल सकता था कि वो अगली पार्टी को हरा देगा, बट अगर इन दोनों बुड्ढों को लगता है कि जियान इनके 10 अटैक्स को नहीं झेल पाएगा तो फिर इन दोनों बुड्ढों ने जियान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। सीन शिफ्ट होता है थर्ड एल्डर की तरफ। वो खड़े होने के बाद टैंक जियान की तरफ देख के बोलते हैं वैली चीफ आप बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे अच्छे से याद है कि जियान ने बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर एहसान किया है, इस वजह से मैं उसे हर्ट नहीं करूंगा। अगर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बर्निंग फ्लेम वैली की टॉप टियर टेक्निक नहीं होती तो फिर मैं डेफिनेटली इंटरव्यू नहीं करता। इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि वैली चीफ आप मुझे माफ कर दोगे। टैंक जियान इस बुड्ढे को देख के बस 3 शब्द बोलते हैं, पेडेंटिक और स्टबर्न। खैर टैंक जियान के इस एवेल्युएशन के सामने वो थर्ड एल्डर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। जब तक वो बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक को आउटसाइडर के हाथों में जाने से रोक सकता है उसे पेडेंटिक होना स्वीकार है। वो थर्ड एल्डर वूचेन चारों तरफ देख के हंसने लगता है। वो कहता है ये जगह थोड़ी छोटी है, हम इस टेस्ट को बाहर कंडक्ट करेंगे। और तो और मुझे लगता है वैली के डिसाइपल्स इस चीज में काफी इंटरेस्टेड होंगे। चलो हम उन्हें ये देखने का मौका देते हैं। इसे ऑब्जर्व करने से उन्हें काफी बेनिफिट होंगे। ये कहने के बाद वो हॉल से बाहर आने लगता है। जब वो जियान के साइड से पास हुआ था तो उसकी जियान के कान में आवाज जाती है। वो कहता है क्योंकि तुमने वैली चीफ की फायर बॉडी से टॉपिल को रिफाइन करने में हेल्प करी है तो फिर अगर तुम इस टेस्ट में फेल भी होते हो तब भी बर्निंग फ्लेम वैली की टॉप टेक्निक्स को छोड़ दिया जाए तुम बाकी सारी स्किल्स में से किसी को भी चुन सकते हो। ये बात सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहता है ये नेसेसरी नहीं है। और तो जब टेस्ट खत्म हो जाए थर्ड एल्डर तब आप इन शब्दों को कह सकते हो, वरना अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है तो फिर आपकी फेस वैल्यू काफी ज्यादा गिर जाएगी। ये कहने के बाद जियान वूचेन को इग्नोर करता है जो जियान की आवाज सुन के स्टंड हो गया था। फाइनली जियान हॉल से बाहर आता है। जियान को आगे जाते हुए देख वो वूचेन रिकवर होता है। फाइनली वो तेजी से हंस के बोलता है आजकल के यंग लोग काफी ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं। चलो मैं आज देखता हूँ कि तुम्हारे सामने मेरी फेस वैल्यू कैसे गिरती है। अब इसके आगे जो फाइट होने वाली है उसे कंप्लीट करने में एक पूरा वीडियो लग जाएगा। अगर मैं इसे 40 मिनट्स तक खींच भी देता हूँ तब भी इम्पोर्टेंट पार्ट तो रह जाने वाला है। इस वजह से हम रखते हैं अपने वीडियो को यहीं तक। बेसिकली इस वीडियो में बर्निंग फ्लेम वैली का कैसा इंटीरियर है ये दर्शाया गया है। भले फाइट ना हुई हो लेकिन इसके नरम गर्म माहौल की वजह से एक्साइटमेंट की कमी में काफी क्यूरियस हो रहे होगे कि जियान किस तरीके से बुड्ढे को फेस करने वाला है। बट ट्रस्ट मी अगर मैं 20 मिनट और भी
एक्सप्लेन करता तब ये फाइट खत्म नहीं हो पाती। खैर जो लोग आगे देखेंगे उनके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि तब नेक्स्ट एपिसोड ऑलरेडी अवेलेबल होगा। जो लोग चैनल पे नए आए हो वो फटाक से सब्सक्राइब बटन को स्मैश कर दो, क्योंकि ऐसा करने पे तुम्हें आगे आने वाला कंटेंट लगातार मिलता रहेगा और वही बिल्कुल फ्री है, तो तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में लिखना मत भूलना। तब के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।